हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन बना रहे थे, पिछले क्लास में आप देखे होंगे 28 तारीख का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाए थे। आज 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे। जिन लोगों को ये क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिल पाता है, वो आप कमेंट में बोल सकते हैं या फिर आप एक व्हाट्सअप नंबर हम आपको लिख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पे आप हाय लिख के भेजिएगा, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ये है आपका व्हाट्सअप नंबर 8406914979। आप इस पे हेलो लिख के भेजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? कहा गया कि 4 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या हो जाएगा। आप ये 4 नहीं 16 के वर्गमूल, तो 16 का जो वर्गमूल होगा वो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 4 के वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा 16, और दोनों का गुणनफल कितना होगा 64। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक। यानी कहता है पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे कहा गया है कि पहले अंक का 3 गुना, अगर हम पहला नंबर ऑप्शन लें तो पहला नंबर ऑप्शन अगर लिया जाए तो कहा गया पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना 5 का 3 गुना कितना 15। फिर दूसरे अंक के 2 गुना, दूसरे अंक का 2 गुना 8 का 2 गुना कितना 16। अब 16 से ये दूसरे से 5 अधिक है, नहीं ये क्या है गलत है। सेकेंड नंबर में क्या कहा गया, सेकेंड नंबर ऑप्शन लेते हैं तो 6 के 2 गुना कितना 12। पहले अंक का 3 गुना, 2 गुना नहीं 3 गुना, तो आप 3 गुना करेंगे तो 3 गुना करेंगे तो 6 का 3 गुना कितना 18। 7 का 2 गुना कितना 14, और ये 4 ज़्यादा है, ये भी क्या हो जाएगा गलत, ये भी सही नहीं है। फिर 7 का 3 गुना कितना 21, और 8 का 2 गुना कितना 16, और 16 से ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। यानी आपका आंसर जो होगा वो कौन होगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। आप वैसे एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको उतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 50 से लेकर के 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ना इस चीज़ को ना याद ही रखिए कि 50 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या आप गिनती कर लीजिए, और 1 से लेकर के 50 तक का गिनती कर लीजिए, और ये वैल्यू ना आप याद रखिए। बिना याद किए हुए इसका कोई तरीका नहीं है निकालने का, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आप याद कर लीजिए, आप गिनती कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दो संख्या का गुणनफल 35,828 है और एचसीएफ जो है वो 26 है, और आपसे कहा गया कि उसका एलसीएम कितना हो जाएगा। आप ना एक चीज़ देखिएगा कि जब दो संख्या का गुणनफल जो है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम और गुने में एचसीएफ होता है, यानी फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने क्या एचसीएफ। और ये दोनों संख्या का गुणनफल 35,828 होगा, बराबर में क्या एलसीएम और गुने क्या एचसीएफ। एचसीएफ का वैल्यू क्या 26। अब आप ये बात बताइए कि अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि कम से कम सॉल्यूशन में इसका आंसर कैसे आ सकता है। तो बेहद कम सॉल्यूशन में हम निकालना चाह रहे हैं। अगर एलसीएम निकालें तो इधर बट्टा में क्या आएगा 26। अगर हम 35,828 में भागा लगाते हैं 26 में, तो क्या ये इतना बड़ा वैल्यू आ सकता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप बताइए कि ये तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू होगा, क्या वैल्यू हो सकता है इस चीज़ का हम थोड़ा सा
अनुमान लगाते हैं, उसके बाद पता कर लेंगे। अगर हम 8 और बट्टा में कितना 6, तो आपको पता है कि ये 8 जो है वो दो केस में ला सकता है, या तो ऊपर पर यानी 26 का हम अगर 8 करते हैं तब 8 छः 48 इकाई अंक 8 आएगा, या 26 में हम 3 अंक से गुना करते हैं 3 से तब इकाई अंक 8 आएगा। यानी ये 8 आ सकता है। आप ये बात बताइए, क्या हम अगर लगाएंगे इकाई अंक के हिसाब से सोचे, तो इकाई अंक के हिसाब से सोचेंगे तो क्या ये 8 आएगा? 8 आएगा कब? जब हमने इकाई अंक क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, नहीं तो आएगा ही नहीं। दो ही केस में इकाई अंक 8 आ सकता है, या तो 8 आना चाहिए इकाई अंक, नहीं तो इकाई अंक 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 8 से गुना कर सकते हैं इस केस में, और इस केस में 3 से गुना कर सकते हैं, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यानी या तो 1378 आंसर होगा, या फिर 3500 क्या होगा? 83 होगा। अब इस चीज का सॉल्यूशन कैसे पता करें? तो आप ये बात बताइए कि 35 और 828, और अगर हम ये 26 से हम भागा लगा दें तो ये 1378 है। 1378 का मतलब क्या? 1000 से कुछ, 1300 1000 से ज्यादा है। अगर हम 26 को 1000 से गुना करवा देंगे तो 26,000 हो जाएगा, और ये 3000 से ज्यादा है, और 26,000 का 3 गुना 78,000। क्या ऊपर 78,000 है? नहीं। तो अपना आंसर ये बात लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बनाना होगा तब आप क्या कीजिए कि ये 35,828 में अपना 26 से भागा लगा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। आप ये वैल्यू निकालिएगा भागा लगा करके, आपको 1378 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि एक घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड का कितना परसेंट होता है? एक घंटा 1 मिनट 12 सेकेंड का कितना परसेंट होता है? तो आप बताइए, 1 घंटा का मतलब कितना सेकेंड? 3600। 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब कितना? 72। हम ना वैसे ही इस क्वेश्चन का भी आंसर आप थोड़ा सोच के बता सकते हैं। आपको यह बात शायद अच्छी तरीका से पता है कि 3600 का 1% 36 होगा, और 72 लाना है तो 72 क्या परसेंट होगा? 2% होगा। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी क्या किया कि 25% हानि पर एक मेज को, ये मेज होगा, एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। 25% लाभ कमाने के लिए मेज का कितना मूल्य में बेचना होगा? अब आप यहां से एक चीज बताइए कि अगर 25% के हानि पर बेचा तो कितना परसेंट पर बेचा? 75%। 25% लाभ कमाना है, इसका मतलब कितना पर बेचेगा? 125%। 75% और 125% का मतलब 3 अनुपात कितना? 5। 3 का वैल्यू कितना? 4200। अगर 3 का वैल्यू 4200 होगा तो 1 का वैल्यू कितना होगा? ये 1400 से गुना हो रहा है, यानी 1 का वैल्यू होगा कितना? 1400। तो 5 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1400 गुने 5, यानी 14 पचे कितना? 70। यानी 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 70, यानी 7000, और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं इतना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरा खरीदते हैं और 10% के लाभ पर बेच दिए, तो बताइए प्रति दर्जन संतरा किस दर पर बेचा गया? हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, 144 संतरा का मतलब 12 दर्जन। अब आप बताइए कि 12 दर्जन खरीदे हैं कितना में? 360 में। अगर हम लोग ये 12 दर्जन 360 में खरीदेंगे तो एक दर्जन कितना में खरीदेंगे? 30 में। कहा गया कि प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा गया? जब एक दर्जन का ये आपका जो निकला ये क्रय मूल्य निकला, और प्रॉफिट कितना परसेंट लेना है? 10%। आप बताइए कि 10% अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो 30 का 10% कितना रुपया? 3 रुपया। तो आपको जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 33 रुपये प्रति दर्जन। ये आपका ना प्रॉफिट निकला था। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा। आ जाइए आप अगले क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 8वां नंबर में कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडा की दर से 100 अंडा खरीदता है। यानी अनिल जो खरीद करके लाया वो कितना अंडा खरीद करके लाया? वो खरीद करके लाया है 100 अंडा खरीद करके लाया है।
और आगे फिर क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में कहा कि 25 अंडे 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी ये 100 अंडा को क्या क्या किया, सबसे पहले 25 अंडा के बारे में कहा, और ये 25 अंडा को क्या परसेंट लाभ लेगा, 10% प्रॉफिट लेगा। आगे फिर कहा 25 अंडे पर हानि हो गया, यानी 25 अंडे और है, इस पर जो है हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या परसेंट, 25% का हानि हो रहा है। अगर 25% का हानि हुआ यानी ये 25% का हानि हुआ। आगे फिर कहता है बचे हुए 50 अंडे का 20% लाभ पर बेचा गया, यानी अब जो 50 अंडा बचा इसको क्या करता है, प्रॉफिट ले रहा है, कितना परसेंट, 20% लाभ पर बेचा। आगे कहता है अनिल को कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले 10% कितना अंडा, 25 अंडा, 100 अंडा था, 100 अंडा में 25 अंडा, इसका मतलब पूरे अंडा का कितना भाग है, 1/4 भाग है। 1/4 भाग पर क्या परसेंट का लाभ लिया, 10% का। पर लाभ लेगा तो प्लस लेके चलेंगे, हानि होगा तो माइनस लेके चलेंगे, माइनस क्योंकि यहाँ हानि ले लिया। फिर से 25 अंडा तो पूरे अंडा का क्या भाग, 1/4 भाग। क्या परसेंट का हानि हुआ, 25% का, तो गुने 25। अब बते प्रॉफिट लिया तो क्या लेंगे, प्लस 50 अंडा, 100 अंडा का क्या भाग, तो आधा भाग। आप ये बात बताए कितना परसेंट का प्रॉफिट, तो 20% का। आपको पता है भिंग का जोड़ भिंग का घटाओ अगर हम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आसान कब होगा, जब फ्रैक्शन यानी अंश हर का वैल्यू जो सब जगह बराबर हो जाए। अगर सब जगह बराबर हो जाए तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है हम लोगों को। तो आप एक चीज देखिए, नीचे 4 यहाँ 4 नहीं है ना, तो क्या हम लोग इस जगह पे इसको हम लोग अगर 4 बनाने का कोशिश करें, इसको 4 बना देते हैं, तो इसको 40 बना देते हैं। आप 40 और 4 को काटेंगे तो 20 और 2 आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आसान क्या हो गया, 4 4 4 बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ से 40 40 10, ये 40 ये 10, 40 10 50, और 50 में 25 चला गया, तो 25 बटा और 25 बटे कितना 4, और 25/4 का मतलब 6.25%। अगर प्लस में आया तो क्या होगा, लाभ, माइनस में आएगा तब क्या होगा, हानि। तो आंसर 6.25% यहाँ ने लाभ लिखाएगा, और आंसर ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कर सकते हैं इतना काम, कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए। कहा जा रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज के 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.1/2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएंगे जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। आपने इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब अर्धवार्षिक की बात हो तो अर्धवार्षिक के बाद का मतलब क्या, एक साल में 2 बार, यानी अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना में ब्याज लगता है, और 6 महीना में ब्याज लगेगा तो एक साल में 2 बार लगेगा, और उस केस में रेट जो है ना वो आधा हो जाएगा। तो आप ये बात बताइए कि जो 8% रेट था, ये 8% ना हो करके रेट क्या परसेंट होगा, 4%, यानी भागा किससे हुआ, 2 से। और 1.1/2 बरस जो आपका दिया हुआ है, तो ये 1.1/2 बरस ना हो करके ये कितना बरस हो जाएगा, 3 बरस हो जाएगा। आपसे पूछा गया क्या चीज यहाँ पे, तो कह रहा है कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मतलब क्या, मूलधन तो होगा ही होगा, साथ में ब्याज कितना हो रहा है, ये दोनों को जोड़ करके आपको ना मिश्रधन बताना है। तो हम लोग भी मिश्रधन अभी बता सकते हैं। आप एक चीज देखिए कि अगर 4% के दर से 3 साल का बात अगर कहा जाए तो टोटल परसेंटेज वैल्यू जो होगा, टोटल वैल्यू वो 12.48% हो जाता है अप्रोक्स में। आप इस बात को ध्यान रखिए कि 12.48% कैसे हो जाता है, हम इस बात को भी बता रहे हैं। 3 बार 4% लगेगा, वो सक्सेसिव होता है यानी बढ़ते चला जाएगा। 4% लिया तो अगला बार फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता है, 100 का तो लेगा ही लेगा, मूलधन का तो लेगा ही लेगा, ब्याज का भी ब्याज लेता है, इसलिए ये 0.48% बढ़ जाता है। का अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होता तब वो ब्याज का ब्याज नहीं लेता, तब वो सिर्फ मूलधन का ब्याज लेता है। तो अगर 4% के दर से 3 साल का होगा तो 12% ही होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 12.48 हो जाएगा। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये 2 वर्ष का होता तो 4 प्लस में 4 और प्लस 4 गुने 4/100, तो 4 4 8 प्लस 16/100 0.100 यानी 8.100% हो जाएगा। इस परसेंट के साथ एक बार 4% को और करवा दें तो ये बात बताइए कि 8.100 प्लस में 4 और प्लस में 8 गुने 8 नहीं 8.100 गुने
4 और बट्टा में 100, आप इसको जोड़ लीजिएगा ना तो 3 साल का आपको एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज पता चल जाएगा कि 12.48% होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आप ना इस चीज को वैल्यू को थोड़ा सा याद रखिए। अगर आपको याद है तब आप देखिए इसको क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जाता है। अगर ये 12.48% है तो आप एक बात सोचिए कि अगर ये 12.5% होता तो 12.5% का मतलब क्या, 12.5%। और 12.5% अगर ये अप्रोक्स में लेके चले तो 12.5% का जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो ना 1/8 होता है कि नहीं। अब सीधे आपको ना कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो आप बताइए कि अगर ये 1/8 हो रहा है, अगर ये होता है तो क्या हम लोग यहां से जो वैल्यू आपका था 37,500, अगर हम इसका 1/8 निकाल दें तो वैल्यू कितना आएगा, 8 चौका 32, उसके बाद 32 के बाद 5 और 32 के बाद 5 और 5 55, 32 के बाद 5 बचेगा, 5 और 5 55, 8 छक कितना 48, इसके बाद कितना बचेगा 7 और 0 70, तो 8 सते 56, नहीं 70 ना बच गया। आप इसमें पहले भाग लगाइएगा, 8 चौका 32, बचा कितना 5 और 5 55, 8 छक 48, 7 0 70, 8 8 64, इसके बाद क्या बचेगा 8 8 64 के बाद फिर 6 और 0 60, और ये आपका वैल्यू जो आएगा फिर 8 सते 56, ये लगभग में 4687 लगभग में आएगा। और आपका मूलधन 37,500 है, और 37,500 को अगर हम दे दें तो टोटल वैल्यू अप्रॉक्स में कितना देना पड़ेगा, 7 8 6 5 11, बच गया 1, और 7 4 11, 1 12, यानी 42,187 के आसपास में वैल्यू होगा। तो 42,187 के आसपास में 42,182.40, क्यों, क्योंकि ये 12.48 ना लेकर के हम 12.5 लेकर के बनाए थे, इसलिए 182 से हल्का ज़्यादा 187 आया हुआ है। ये वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, यानी इसके अप्रॉक्स में वैल्यू होगा। वैसे आप बनाइएगा तो आपको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वैसे हम लोगों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए थोड़ा सा। कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन में कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपया का कार लोन लिया और उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया, और 3 वर्ष में पूरा भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक में अदा किया। आप एक बात बताइए, मीना जो क्या कर रहा है कि 2,75,000 रुपया का लोन लिया और रेट कितना परसेंट है, 8% है, यानी 8% 1 साल का है, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट। और इसके बारे में कहा कि 3 साल में पूरा भुगतान करते समय 3,35,000 रुपया तो दिया ही दिया, साथ में एक पुराना स्कूटर भी दे दिया, तब उसका जाकर के पूरे ब्याज यानी मिश्रधन पूरी जाकर के पूरा है। तो कहता है स्कूटर का मूल्य कितना है ये आपको बताना है। तो आप ये बात बताइए कि टोटल वैल्यू 2,75,000, यही बात है। और इसके बाद 1 साल का अगर 8% दिया जाए तो 3 साल तक दिए तो 8 गुने 3 24% हो जाएगा, और 100% मेरा मूलधन होता है, इसका मतलब ये 100 कितना हो जाएगा 24%। ये मेरा टोटल क्या हुआ मिश्रधन। इसके बदले में हमने दिए क्या है उसको, तो उसको दिए हैं इसके बदले में 3,35,000 रुपया और एक स्कूटर। और क्वेश्चन में स्कूटर का दाम पूछा जा रहा है, तो इस पूरे मिश्रधन में से अगर 3,35,000 घटा दिया जाए तो स्कूटर का दाम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका मिश्रधन हुआ, ये मिश्रधन बराबर किसके है, तो स्कूटर और 3,35,000 के दाम के बराबर है, यानी ये दोनों का योगफल जो है इस मिश्रधन के बराबर में है।
तो क्या हम इसमें से 3,35,000 को हम घटा दें, और घटा देंगे तो मेरा जो वैल्यू बचेगा वो किसका बचेगा वैल्यू, स्कूटर का वैल्यू बच जाएगा। अब आप इसको अगर निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको अब गुना करना पड़ेगा किसके साथ, तो 2 7 5 जीरो अगुने 100 क्या, 125 नहीं 124, ये आपको गुना करना पड़ेगा, और माइनस में 3,35,000 ये आपको घटाना पड़ेगा। क्या घटा सकते हैं आप, घटा दीजिए। अब देखिए अगर हम गुना करते हैं तो जीरो का क्या उतरेगा, जीरो। 125 का 5 गुना आप कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। 125 का 5 गुना जो है वो 600 कितना होगा, 24 का 5 गुना 120, 620 हो जाएगा। तो 620 का क्या उतरेगा, जीरो, बचा कितना 62, और 125 का 7 गुना आप कीजिएगा तो ये वैल्यू 868 हो जाएगा, और इसमें आप 62 को जोड़ दीजिएगा तो ये 8 2 10 बचा 1, 6 6 12 और 1 13, और 8 और 1 9, 930 का जीरो बचा कितना 93। आप 124 का 2 गुना 248, और 248 में अगर जोड़ दिया जाए 8 3 11 का 1 बच गया 1, 9 4 13 और 1 14 4 बच गया 1, और 2 1 3, और इसमें से 3,35,000 को आप घटा दीजिएगा तो वैल्यू जो आएगा वो 6,000, और 6,000 आपका क्या हो जाएगा, स्कूटर का लागत हो जाएगा। फिर से आप समझिए बात को कि बात में क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि स्कूटर और 3,35,000 देने पर मेरा पूरा मिश्रधन खत्म हो गया, यानी जो ब्याज बन रहा था और जो हम लिए हुए थे लोन सारा खत्म हो गया। और क्वेश्चन में यह कहा गया था कि 2,75,000 हम कर्ज लिए हैं और 8% के हिसाब से ना हम ब्याज देंगे, और 1 साल का 8% देंगे तो 3 साल का 24% देंगे, तो 2,75,000 का 124% दिए। इसमें से 3,35,000 जमा किए और एक स्कूटर जमा किए, तो स्कूटर का दाम, ये पूरे का वैल्यू एक स्कूटर और 3,35,000 है। स्कूटर का दाम निकालने के लिए क्या किए, 3,35,000 को घटा दिए, यानी स्कूटर का कीमत जो है वो कितना निकल गया, 6,000 निकल गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। आप कह सकते हैं ए का जो लंबाई होगा वो ए का लंबाई किसके लंबाई का होगा, बी के लंबाई का। ए का जो लंबाई होगा बी के लंबाई का 5/8। आप खुद बताइए कि ए बटा बी का जो वैल्यू होगा वो 5 बटे क्या होगा, 8 होगा, और बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात जो है, बी की लंबाई से यानी बी का लंबाई ए की लंबाई का अनुपात 8 अनुपात कितना 5, यानी 8 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। जब भी क्वेश्चन ना एज प्रॉब्लम का आए तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप ना सबसे पहले आप ना ऑप्शन का ही प्रयोग कीजिए, और ऑप्शन में बनाने से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा एज प्रॉब्लम का। वर्तमान में मतलब क्या, अभी के बारे में कहा गया। राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, और कहता है यहां ना एक बात छूट गया है, यहां देना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद, यानी आप लिख दीजिए 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप बताइए कि वर्तमान आयु के बारे में ना यहाँ पर कहा भी है वर्तमान आयु के बारे में कि 4 गुना है, और वर्तमान आयु के बारे में पूछ भी रहा है, तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो 4 गुना है, तो चारों ऑप्शन 4 गुना है। 15 चौका 60, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 10 चौका 40। लेकिन बात आगे कहा 5 वर्ष के बाद, अगर हम 60 और 15 लें तो 5 वर्ष में ये 65, ये 20, और 20 तिया 60 होता है, 3 गुना नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। 40 5 साल के बाद 45, 10 5 साल के बाद 15, 15 का 3 गुना 45, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम 40 और 10 लिए तो आप खुद बताइए कि 5 वर्ष के बाद क्या होगा। 5 वर्ष के बाद 40 और 5 45, और 10 और 5 15, क्या 3 गुना है। और आपके क्वेश्चन में कहा था कि 5 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, यानी ये 3 गुना प्रूफ हो गया, ये सही हो गया। तो हम लोग इसी क्वेश्चन, यही आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक कंपनी में 10 कर्मचारी के प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपया वेतन मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी को औसत वेतन कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
हम लोग इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सो देखिए। सबसे पहले नंबर आपको क्वेश्चन में कहा गया कि एक कंपनी में 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपया वेतन मिला। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन क्या है? आप ना क्या कर सकते हैं, जब एक कर्मचारी को 36,200 देंगे तो 10 कर्मचारी को 36,200 गुने 10 और प्लस 33,550 गुने 15 और बट्टे में टोटल कर्मचारी कितना? 25। आप ये काम अगर करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। क्या करेंगे, आप एक बात बताइए, हम ना कंपनी में ये अलाउ कर, कंपनी में ये बात हम अगर बोल देते हैं कि सारा कर्मचारी, जितना भी कर्मचारी है कंपनी में, सारा के सारा कर्मचारी को 33,550 रुपया मिलना चाहिए, यानी सारा आदमी 33,550 रुपया ले ले। अगर सारा आदमी 33,550 रुपया ले ले तो आप बताए 15 कर्मचारी तो 33,550 रुपया ले लेंगे, यानी सारा का सारा 15 आदमी तो ले लिया। ये 10 आदमी भी 33,550 रुपया ले लिया तो छोड़ेगा वो कितना? 36,200 ले रहा था। हम कहे हैं 33,550 से लेने के लिए, आप इसको घटाने लगिएगा, घटाइए नहीं। 33,550 को 34,000 पुराने के लिए 450 जोड़ेंगे, 450 जोड़ेंगे और 34,000 से 36,200 यानी 2,200 ज्यादा है और ये 450, तो 2,200 और 450 यानी 2,600 कितना? 50। 2,650 रुपया आप इसको घटा भी लीजिएगा तब भी आएगा 2,650 और 2,650 एक आदमी के पास ज्यादा था और ऐसा ऐसा क्या आदमी है? 10 आदमी। तो आप बताइए कि ज्यादा इसका 10 गुना हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये कहा गया प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन, यानी अगर हम 33,550 सबको देने के लिए बोल दिए हैं तो आपको इतना रुपया ज्यादा मिल गया, ये रुपया ज्यादा मिला है। अब आपको ये करना है कि ये रुपया को बांटेंगे कितना आदमी में? 25 आदमी में। क्यों? क्योंकि 10 आदमी को देना है, यानी पूरे का एवरेज बताना था, तो 10 और 5 अरे 10 और 15 25 आदमी में ज्यादा बांटना है, तो आप ना 25 आदमी में इसको बंटवा दीजिए। अगर 25 आदमी में इसको बंटवा देते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? इसको आप काटिए, 25 से कम कितना? 25 और इसके बाद क्या बचा? 1 और 5 15 नहीं कटा, फिर इसका 1 और 5 15 और 0 150 और 25 छक 150, 106 का 10 गुना 10 कितना? 60, यानी आंसर में इसको आप ना 1060 को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1060 को जोड़ेंगे तो 33,000, 1,000, 34,000 और 550 में 60 जोड़ेंगे 610, आंसर नंबर बी, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? राज ने अपने 4 विषय में नंबर लाया है और राज के 4 विषय का नंबर आप देख रहे हैं, 4 विषय का नंबर कितना कितना है। फर्स्ट विषय में नंबर जो आया है वो कितना आया? 67। सेकेंड विषय में जो नंबर आया वो कितना? 69। और तीसरा विषय में जो नंबर आया वो कितना? 78। और चौथा विषय में जो नंबर आया वो चौथा विषय में 88। पांचवा विषय में कितने अंक लाए ताकि उसका औसत अंक 80 हो जाए? आप इसको ना सॉल्यूशन करने मत लगिए, सॉल्यूशन नहीं करना है। करना क्या है सो देखिए, करना यह है आपको, आप ये बात बताइए कि हम पांचवा सब्जेक्ट का जो टोटल का आपको जो औसत 80 कहा, हमने पांचवा का 80 ले लिए, 80 है नहीं 80 लिए हुए हैं। अब क्या करेंगे 80 के साथ? सो देखिए, आप ये बात बताइए, ये 80 से कम की ज्यादा? 80 से 13 कम। ये कितना कम? 11 कम। ये कितना कम? 2 कम। ये कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। तो 11 13 24, 24 2 26, -26 प्लस 8, यानी ये वैल्यू माइनस में कितना आएगा? तो माइनस में आएगा 18। 18 कम है तो 80 एवरेज पुराने के लिए ये 18 ज्यादा लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इधर तो कम किए हुए हैं। इसको 18 ज्यादा चाहिए, यानी हम कह सकते हैं मेरा पांचवा सब्जेक्ट जो होना चाहिए उसमें एवरेज तो 80 आना ही चाहिए, और 18 नंबर ये सब 80 नहीं पुराया हुआ है, 18 नंबर कम था, 18 नंबर जोड़ दीजिए, आंसर कितना? 98। आंसर क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है, ये नहीं कि आप सबको जोड़ने लगिए तब बनाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से देखते हैं। अगर 5 सब्जेक्ट का एवरेज है तो 5 सब्जेक्ट का एवरेज है तो क्या करेंगे? 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88 और बराबर मान लिए पांचवा सब्जेक्ट का क्या? x, और पूरे का एवरेज कितना? 80, और 5 सब्जेक्ट था तो आप ना ऐसे भी कर सकते हैं, ये हटा दीजिए। अगर एवरेज निकालना है तो बराबर में 5, बराबर में क्या आएगा? 80, और x का वैल्यू 80 गुने 5, और ये सबको जोड़ करके इधर क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपको आंसर।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक टैंक दो नल, एक टैंक जो है वो दो नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जा सकता है। आप बताइए एक्स और वाई द्वारा भराया जाएगा कितना कितना, 5 घंटा और 10 घंटा, जबकि एक अन्य नल है जेड और जो क्या करता है 20 घंटा में खाली करने वाला है, तो इसके साथ माइनस और ये दोनों के साथ प्लस। कहता तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ना तीनों का ना पहले एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम नहीं मन हो तो नहीं लीजिए, लेकिन ऐसा संख्या लीजिए जो 5, 10 और 20 तीनों इसको काट दे पूर्णतः, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। 5, 10 और 20 को हम लोग कह सकते हैं 20 एक ऐसा संख्या जो तीनों इसको काट सकता है। आप ये बात बताइए 20 जो है ना टोटल काम है। एक्स 5 घंटा में 20 काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 4। वाई 10 घंटा में 20 काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 2। जेड 20 घंटा में 20 काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1। ये काम भरने वाला है और ये खाली करने वाला, तो खाली करने वाला को घटा दीजिए। 4 2 6, 6 भराया, खाली कितना हुआ, 1। तो आप बताइए कि जब हम x प्लस वाई प्लस जेड को खोले हुए हैं तो तीनों मिलकर के 4 2 6, 6 में से गया तो 5 काम किया, काम कितना करना था 20, तो आंसर कितना होगा 20/5। आंसर क्या घंटा, 4 घंटा, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 घंटा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहा गया 16 नंबर में कि दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे के बाद उनकी बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। आप एक बात बताइए कि हम ना यहां से यहां तक दूरी ले लिए हैं 300 किलोमीटर, और ए और बी दो स्थान से ए और बी चलना शुरू किया है, और 2.5 घंटे के बाद यहां पर आ गया और दोनों के बीच की दूरी 25, यानी दोनों मिला नहीं है अभी तक, दोनों के बीच की दूरी 25 है। आगे क्या कहता है कि यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हम लोग एक बात बताइए, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं कि एक दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। एक दूसरे के विपरीत में चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चाल जुट जाएगा तो आप एक चीज बताइए कि 300 किलोमीटर क्या दोनों मिलकर के चला, नहीं, दोनों मिलकर के चलेगा कितना, तो 300 में से 25 घट जाएगा, तो दोनों मिलकर के चलेगा कितना किलोमीटर, 275 किलोमीटर दोनों मिलकर के चलेगा। अब आप बताइए 275 किलोमीटर दोनों मिलकर के चला कितना घंटा में, 2.5 घंटा में। आप बताइए कि दोनों मिला करके जो उसका ए प्लस बी का जो स्पीड होगा वो स्पीड ए प्लस बी मिला करके स्पीड कितना होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 275 और बट्टे में 2.5, ये हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा 10, और 25 का 11 गुना और 11 दहें 110। अब बताइए कि ए और बी दोनों को मिला करके चाल 100 क्या होना चाहिए 10। कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोनों को मिला करके 110 पूरा देगा, ऑप्शन नंबर ए 50 + 60। अगर ये चीज है तो हम तो बना दिए इसे। अगर आपको ऑप्शन से नहीं बनाना होता तो जब a प्लस बी का चाल 110 आ गया तो क्वेश्चन में कहा कि दोनों का अंतर भी 10 होना चाहिए, तो a माइनस बी का भी वैल्यू निकाल देते। आप समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, a और b का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। अब अगर ये चीज भी नहीं करेंगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आएगा। तब कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा, सो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 2.5 घंटा के बाद 25 किलोमीटर बीच में बचेगा। हम अगर इसको 2.5 घंटा चलवा दें, इसको 2.5 घंटा चलवा दें, हम अगर 60 को 2.5 घंटा चलवा देते हैं तो 60 का 2 घंटा 120, आधा घंटा 30, 120 और 30 मिलकर के 150 किलोमीटर ये चलेगा। ये अगर 2.5 घंटा चलता है तो कितना, 50 का दुगुना 100 और 50 का आधा 25, ये चलेगा 125, दोनों मिलाकर के कितना चल जाएगा 275। और आपके क्वेश्चन में भी कहा था कि दोनों के बीच की दूरी 25 बच जाएगा, ये भी चला है 275, 25 बच गया, यानी आंसर पहले नंबर ऑप्शन ही हो जाता है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंबे को 1 मिनट में पार कर लिया। 1 मिनट में पार कितना किया, 35। अब एक बात आप बताइए कि हम आपको अगर कह दें कि आप ना 4 गो विद्युत खंभा को पार कीजिए
और एक विद्युत खंभा के बीच की दूरी 20 है, तो आप बताइए दूरी कितना, 20, 20 और 20 दूरी कितना हुआ, 60। तो जितना खंभा है दूरी उससे न एक कम हो जाता है। आपके क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि अगर 35 गो विद्युत खंभा पार करेंगे तो एक्चुअल में उसके बीच की दूरी 34 जगह पार हुआ है, 35 जगह पार नहीं, खंभा 35 पार हो गया, लेकिन उसके बीच की दूरी जो है, अगर ये 4 खंभा लिए तो बीच का दूरी 3। अगर हम इस क्वेश्चन में 5 खंभा ले लें, 1 2 3 4 5 खंभा ले लें तो बीच का दूरी क्या जगह जाएगा, 4 जगह। 6 खंभा लेंगे तो 5 जगह जाएगा, यानी एक जगह दूरी उसका कम जाता है। अब आपके क्वेश्चन में कहा कि 50 मीटर जो है बीच की दूरी है, दो खंभे की बीच की दूरी, तो आप बताइए कि टोटल दूरी वो कितना चला जाएगा, टोटल दूरी कितना गया। तो टोटल दूरी हम कह सकते हैं 34 को दूरी जाएगा और कितना, 50 मीटर, यानी ये वैल्यू जो होगा वो कितना मीटर होगा, 1700 मीटर होगा। और ये 1700 मीटर कितना मिनट में पार कर गया, 1 मिनट में पार कर गया। तो आपसे पूछा गया कि स्पीड कितना हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि 1700 और बट्टे 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड आ गया, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलेंगे 18/5 आ जाएगा। और आप बताइए 0 0 कैंसिल, ये 6 × 3 18, और ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा कितना बार में, 34, और 34 को 3 से गुना कर दीजिए तो वैल्यू 102 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा 102 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 के बाद 18 से 20 पर, कि 18 से 20 में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 18 से 20 में क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़े, नीचे दिए गए सवाल को जवाब दे। हम लोग जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले एक बार पढ़ तो लें क्वेश्चन को। 40 छात्रा की कक्षा के आयु में 40 छात्रा की कक्षा में 28 तमिल बोल सकता है और 30 तेलुगु बोल सकता है। सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। हमने फिर से इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। आप ये बात बताइए, ये तमिल बोलने वाला है और ये तेलुगु बोलने वाला है। अब आप बताइए यहां से कि इस डाटा, ये नहीं, ये ग्राफ जो बनाए ये पूरे का पूरे तमिल है, और ये यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये ओनली फॉर तमिल, यहां कोई तेलुगु नहीं, सिर्फ और सिर्फ तमिल। और ये जो भाग आएगा, ये जो भाग आएगा ये दोनों कॉमन है, यानी तमिल तेलुगु दोनों है। और ये जो वैल्यू आएगा, ये जो भाग आएगा, ये भाग सिर्फ और सिर्फ तेलुगु है। और अगर इस भाग में ये ज्वाइंट कर दें तो वो तेलुगु भी हो जाएगा, तेलुगु भी उसमें शामिल है। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल छात्र 40 है, 28 तमिल बोल सकता है। अब एक बात बताइए कि 28 गो तमिल बोलने वाला है, हम अगर ये पूरे को तमिल ले लें जिसमें 28 को आ जाएगा, छोड़ेगा कितना, 12। क्यों, क्योंकि 28 और 12 मिलकर कितना, 40। यानी ये 12 स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोलता है, लेकिन तेलुगु बोलने वाला विद्यार्थी कितना, 30 है। तो 30 बोलने वाला है, तो ये 12 आ गया, तो 18 को क्या होगा, बीच में होगा, यानी ये 18 आ गया। 18 को विद्यार्थी ऐसा है जो तेलुगु और तमिल दोनों बोलता है, और तमिल बोलेगा 30, तो 18 और 12 मिलकर के 30, और तमिल बोलेगा 28, तो ये 18 और 10 मिलकर के 28। क्या टोटल वैल्यू 40 पुर गया, पुर गया। कहता है छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलने वाला केवल कितना, 12। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोलने वाले 18। ये ना यहाँ पर 18 ऑप्शन है, यानी सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 18 नंबर हो जाएगा। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, छात्रों की वह संख्या मालूम कीजिए जो तमिल बोल सकता है। अभी ना आप निकाल चुके थे तमिल बोलने वाला कितना था, तो तमिल बोलने वाला जो था वो 28 में से 18 कॉमन हो गया था, यानी केवल तमिल बोलने वाला कितना था, 10 था। आइए क्वेश्चन नंबर 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में कितना घटाना चाहिए, कितना घटाना चाहिए, तो आप घटा करके दे दीजिए। आप ये बात बताइए, ये 107 कितना 03, 107.03 में से आप ना 96.4 को घटा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घटा दें,
घटा सकते हैं हम। आप ये बात बताइए कि अगर हम इसको घटाएं तो क्या यहाँ 0 बैठा लें? बैठा सकते हैं। 3 का 3 उतार दें और 10 में से 6 गया तो कितना? 10 में से 4 गया तो क्या? 6। ये पैसा दिया था 6 बचा, 6 में से 6 गया तो 0, और 10 में से 9 गया तो 1, 10.63 और 10.63 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि 3 घंटियां 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी 3 घंटी बज रहा है कितना कितना मिनट के अंतराल पर? 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः, यानी यदि ये प्रातः 11 बजे 11 बजे एक साथ बजी, तो अब एक साथ कब बजेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इस चीज को भी बता सकते हैं। अब वो एक साथ कितने बजे बजेगी नहीं बता सकते? बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में अंतराल यानी 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजने वाली है। कितना अंतराल बजेगी? 15, 20 और 30। यानी ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 30 मिनट। तो आप ये बात बताए तीनों एक साथ जो बचेगी वो ना इसके एलसीएम पर बचेगी। एलसीएम कितना? 15, 20 और 30 का एलसीएम 60। यानी 60 मिनट के बाद दोबारा से एक साथ तीनों बजेगी। अभी अगर 11 बजे बज गई है तो अब जो बजेगी वो क्या बजे बजेगी? 12 बजे बजेगी दोबारा में। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्योंकि 60 मिनट के बाद बजेगी तो 11 बजे तो बजी हुई थी, तो आप 60 मिनट का मतलब 1 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद का मतलब क्या? 12 बजे बजेगी। क्वेश्चन नंबर आइए 23 क्या कहता है 23 नंबर में कि किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रों का माप कितना होगा? यानी 2 बराबर जो कोण है उस कोण का माप कितना होगा? समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री है। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो 2 कोण जो बच गया वो 90 डिग्री के योगफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो तो तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एक कोण जब 90 डिग्री हो गया है तो 2 कोण जो होगा वो 2 कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, और दोनों बराबर बराबर अगर होगा तो 45 डिग्री के बराबर होगा। आइए 24 नंबर भी क्वेश्चन में आप देखिए पढ़ के बता सकते हैं। कहता है एक 7 भुजा वाली बहुभुज आकृति कैसी कहलाती है? 7 को भुजा होगा, 3 भुजा था त्रिभुज, 4 भुजा था चतुर्भुज, 5 भुजा तो पंचभुज, 6 भुजा तो षष्ठभुज, 7 भुजा तो क्या? सप्तभुज। आंसर क्या हो जाएगा? सप्तभुज हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए 25 नंबर में क्या कहा गया। यहाँ थोड़ा सा इसका मिसप्रिंट है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये रेखा और आगे तक जाएगी। कहता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को तो हल करना बेहद आसान है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ रहा है? आपको पता होगा ये बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। तो आप ये बात कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम भेज दें तो वो क्या हो जाएगा? हम इसको साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। आप ये बात बताइए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या? साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर है स्क्वायर से कॉट, स्क्वायर से रूट खत्म, और आंसर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कॉट थीटा। और ये सेट में 25 क्वेश्चन ही मैथ का है और क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। तो आपको मैथ और रीजनिंग अल्टरनेट अलग अलग वीडियो में आपको मिलते रहता है और मिलते रहेगा आपको। बस आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से पहले बना करके उसके बाद आप क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। नहीं मिल पाता है पीडीएफ तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं मैसेज, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर चलते हैं, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।